देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों को सीधे अपने घर से जोड़ता है और बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ, बड़े बड़े प्रवक्ताओं के साथ उनकी बातें शेयर करवाता है और साथ ही साथ बहस करवाता है उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर। यही नहीं, कार्यक्रम में किस मुद्दे पर हम बहस करें ये भी दर्शक ही तय करते हैं। तो आइए देखते हैं हमने आपको कौन से 3 सवाल दिए थे, उसमें से किसको आपने आज की बहस का मुद्दा बनाया है। आज हमने जो मुद्दा बनाया है वो भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ भपकी दी है। आज किसी मेरे राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, ना हैसियत ना दम लेकिन फोड़ेंगे एटम बम। ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सही है। भारत को क्या पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करना चाहिए? 70% लोग चाहते हैं कि जिस तरह से इजराइल ने किया हमास के साथ, ठीक भारत को भी पाकिस्तान के साथ वैसा ही करना चाहिए। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो वहां की संसद है, पाकिस्तान की संसद, उसमें भी चर्चा हुई और बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। वहां पर पाकिस्तान के एमपी मौलाना चित्राली ने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीन और कश्मीर की समस्या का हल करना है तो वहां पर एटम बम गिरा दो। क्या कुव्वत है पाकिस्तान के अंदर एटम बम गिराने की? और पाकिस्तान ने अगर एटम बम गिराया तो उसके बाद क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर बचेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, लेकिन अगर किसी ने हमारे खिलाफ परमाणु बम इस्तेमाल किया तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। यह भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है और उसमें गलत कुछ भी नहीं है। 35 खरब पाकिस्तानी रुपयों का कर्जा है पाकिस्तान के लोगों के सर पर इस वक्त। अंतर्राष्ट्रीय जमात का चीन का कर्जा वो कभी नहीं मिटा सकता। ऐसे में बड़े बड़े ख्वाब की एटम बम फोड़ देंगे भारत पर, कहां से देख लेते हैं नेता? इसी पर बहस होगी। फिलहाल देखते हैं आज का अपडेट, क्या हुआ पाकिस्तानी संसद में। तो आपने देखा किस तरीके से मौलाना चित्राली बार बार कह रहे थे कि भाई बच्चों को दिखाने के लिए एटम बम हमने तोड़ा ना रखे हैं। एक जनाब बोल रहे थे कि शबे बारात में चलाने के लिए एटम बम थोड़ी ना रखे हैं। शेख राशिद बोल रहे थे हमारे पास तो 100 ग्राम और 200 ग्राम के भी बम है जिसमें हम भारतीय मुसलमानों को बचा लेंगे, हिंदुओं को मार डालेंगे। मुझे नहीं लगता एटम बम में ऐसी कोई तस्वीर है जो मजहब के आधार पर डिटरमाइन करती हो कि उससे निकलने वाली जहरीली गैसों से किस मजहब का आदमी मरेगा और किस मजहब का आदमी नहीं मरेगा। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहते हैं सवाल के जरिए कि देश के बहस के दर्शकों की क्या राय है। जल्दी से हम ग्राफिक में दिखा देते हैं हमारा आज का सवाल क्या है। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के तरीके आपको पता है। हमारा आज का सवाल है और वो भारत और पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। आज जो कुछ बहस होगी उसी से जुड़ा हुआ है। क्या भारत को इजराइल की तरह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना चाहिए? जिस तरीके से इजराइल ने हमास पर कार्रवाई की, हमास के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया, बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दिया, तो भारत को भी ये कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए? हाँ या नहीं में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप शो के अंदर अपने जवाब जो है हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट देने का विकल्प है। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने बड़े पैन को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ पाकिस्तानी मूल के पत्रकार और कनाडियाई लेखक तारिक फतेह साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसके मेंबर हैं। मेरे साथ राजा फैजल साहब हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजा फैजल मेरे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारिक साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि इजराइल ने हमास के साथ जो कुछ किया, कई आतंकी ठिकाने भारत की सीमाओं से सटे हुए कश्मीर के इलाकों में हैं। हमने बालाकोट का एयर स्ट्राइक किया। क्या आपको नहीं लगता भारत को भी अब जब मौका मिले तो पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह की एयर स्ट्राइक करनी चाहिए जैसी इजराइल ने हमास पर की थी? ये जरूरी नहीं है। आप इससे पहले कई कदम उठा सकते हैं। जंग करने का वाहिद रास्ता नहीं है। आप पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड करते हैं वो तो खत्म करें, जो वाघा के बॉर्डर पे तमाशा लगाते हैं वो खत्म कर दें, पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दें, उनसे ट्रेड और उनका दूसरे मसले जो हैं आप वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इजराइल या गाजा का जो बैलेंस है कि उस पर अटैक कर दें।
यू टॉकिंग अबाउट 2 न्यूक्लियर स्टेट्स एट दिस टाइम। तो इसके अंदर बेतहाशा आपके पास रास्ते हैं। अब पाकिस्तान की जो टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड है, इनफैक्ट फलस्तीनियों से ज्यादा पाकिस्तान से टेररिस्ट निकलते हैं। उसामा बिन लादेन से लेके हजारों ये जो 9/11 का ब्रेन चाइल्ड था खालिद शेख मोहम्मद, ये सब पाकिस्तान के हैं। लेकिन इसका तरीका है पाकिस्तान को कंटेन करना बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन इट। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको प्याज टमाटर सस्ता मिले तो वो ट्रेड आप कर लें वहां से और कहें कि हम नाराज भी हैं। ये आपको सैक्रिफाइस जो देना पड़ेगा वो ट्रेड खत्म करनी पड़ेगी, बॉर्डर सील करना पड़ेगा आपको, और पाकिस्तान को आप डिक्लेयर करें एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। बम मारने का, अटैक करने की नौबत एक तो होनी नहीं चाहिए, हो जाएगी उसकी ट्रेजेडी बहुत बड़ी होगी। ये ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे। कई जंगें पाकिस्तान हारने के बाद भी फिर निकल के आता है। इतनी मार खाने के बाद 71 के बाद फिर उठ गया। तो उस वक्त ही चाहिए था, बंद कर देते। इंडिया जंग जीत गया था। आप कहते कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 50,000 फौज होगी, 100 टैंक होंगे परेड करने के लिए और 10 जहाज होंगे, खत्म। आपने उनको फिर वापस भेज दिया सबको और इस्टेब्लिश कर लिया। देयर आर मेनी वेज टू स्टॉप पाकिस्तान, बट आई डोंट से bombardment or attack on Pakistan will provide the answer. ठीक है, ठीक है। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था क्योंकि आज ही एक एमपी ने बड़े फक्र के साथ खड़े होकर कहा है संसद के अंदर, और कहा है कि भाई हमने बच्चों को दिखाने के लिए एटम बम थोड़े ना रखे, एक कश्मीर पर गिरा दें। तो मैं राजा फैजल आपसे यही पूछ रहा हूं, ना हैसियत न दम, फोड़ेंगे एटम बम। ये कौन सा देश है भाई? दीपक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, और खुसूसन जो आपने आगाज में एक बात की कि गालिबन 70% जो आपके मुल्क के नागरिक हैं उनका ये कहना है कि आपको भी ऐसी ही कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करनी चाहिए जो कि फ़लस्तीन में इसराइल ने की हैं। तो एक बात तो साबित होगी कि इंडिया में 70% लोग जो हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उनको पाकिस्तान और फ़लस्तीन में फ़र्क का मालूम नहीं। और यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जैसा कि फरवरी 2019 में आपको मिला। वो दिन गए कि जब बालाकोट के बाद क्या कर लिया था आपने? बालाकोट के बाद क्या कर लिया था आपने? अपनी लाशें क्यों नहीं ले गए थे करगिल से? ये भी बता दीजिए राजा साहब। अपने सैनिकों की लाशें क्यों नहीं ले गए थे करगिल से? डर गए थे क्या? वो चीज हमने कई दफा दोहराई है। आप मुझे भी ऐसी टाइम दें जैसा कि आपके मुताबिक, जैसा कि पहले जो पाकिस्तानी वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते नहीं है, आप उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, और उनसे जो भी बात आपको नजर आती है वो आप पाकिस्तान के साथ टैग करते हैं। वो आपको ये मशवरे दे रहे हैं कि सारी ट्रेड वगैरह खत्म कर दें और सब कुछ खत्म कर दें और बम मारना शुरू कर दें पाकिस्तान में। ये तो यही कहेंगे ना, ये तो नहीं चाहते ना कि पाकिस्तान और भारत कभी भी बैठ के कोई अमन की भी बात कर लें। हम वो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं बम नहीं मारना चाहिए। आपने सुना नहीं उनको? वो नहीं कह रहे बम मारना चाहिए, आपके एमपी कह रहे हैं एटम बम मार देना चाहिए। मौलाना चित्राली और आपकी संसद में आज कहा है कि एटम बम मार देना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला ना हैसियत ना दम, मारेंगे एटम बम। दीपक जी, मसला ये है कि हमेशा बैठ के मैं और आप हमेशा बैठ के अमन के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जिनका के ना पाकिस्तान से ना भारत से कोई लैया दैया है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी की परवाह है। मेरे ख्याल में हमें उनसे पूछ के नहीं चलना चाहिए कि क्या हमें अमन के बारे में बात करनी चाहिए या जंग के बारे में। सर, मेरे दोस्त है, मेरे मेहमान हैं, उनका भी उतना ही स्वागत है जितना आपका है। आप उनके विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो भी उतने ही प्रिय हैं जितने राजा साहब हैं। राजा साहब बैकयार्ड में देखो कुछ नहीं है। दुनिया खत्म करने की, मसले को आगे बढ़ाते हैं। हम व्यक्तिगत उस पर ना फंसते हुए मैं सीधे जनरल बख्शी के पास जाना चाहूंगा। जनरल बख्शी, आज मौलाना चित्राली ने कहा कि कश्मीर पर एटम बम फेंक दीजिए। सवाल ये है, ना हैसियत ना दम, ये फोड़ेंगे एटम बम। क्या ऐसा होता दिखाई देता है आपको? देखिए साहब, जब एक मुल्क एटमी ताकत बनता है
और पाकिस्तान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे मेड इन चाइना का बड़ा भारी ठप्पा लगा हुआ है। ठीक है साहब, इनको पहले इनको जो ब्लूप्रिंट था बॉम्ब का चाइना ने दिया, पहले 4 बॉम्ब का यूरेनियम चीन ने दिया, इनका पहला बॉम्ब जाके लॉपनार में टेस्ट हुआ था। ठीक है साहब, इस पे काफी जो है आप अमेरिकन राइटिंग्स देख लें जो न्यूक्लियर इश्यूज के जानकार हैं। ठीक है साहब, M9 M11 मिसाइल चाइना ने इनको दिए। जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए तो ये जो है चाइना ने उनको इन टच कर दिया कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से। इन्होंने नॉर्थ कोरिया को यूरेनियम दिया एनरिच्ड, और उनसे जो है ताइपोदोंग और नोदोंग मिसाइल लिए, यानी कि पूरा फरेब के लिहाज पे इन्होंने एटम बम बना के इस क्लब में अपने आप को घुसेड़ दिया। ठीक है साहब, अब ना इनका ठहराव, ना इनमें वो मेच्योरिटी एज अ नेशन स्टेट कि भाई अगर आप न्यूक्लियर पावर है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बात करें, बकवास जो है कम करें। एक शेख रशीद थे माशाअल्लाह, उन्होंने तो साहब लगा दिया कि 1.5 पाव 2 पाव 2.5 पाव का बम मेरे पास है और हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे आप बता रहे थे, बड़ा सिलेक्टिव, जैसे कि कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला बायो बॉम्ब हो जो केवल यहूदी मारेगा, अरबी नहीं, इत्यादि इत्यादि बकवास। देखिए, कारगिल की जंग पूरे तकरीबन 3 महीने चली, जम के लड़ाई हुई थी। हमारी कोई 2.5 से 3 डिवीजन हमारी लगी थी, और इन्होंने भी अपनी 5 वहां पे से ज्यादा पलटने इन्फिल्ट्रेट करी थी, तोपें चली थी, मोटर चले थे, सब कुछ चले थे, हवाई जहाज, हमारी एयरफोर्स भी शरीक हुई थी। आप मुझे बता दीजिए कितने एटम बम चले थे 2.5 महीने 3 महीने, कितने एटम बम चले थे? ये बकवास करना बहुत आसान है। और आज ये जो है इनके जनाब क्या नाम बता रहे थे हजरतान हाजरीन का, ये जो मौलाना छैराली साहब, जो चित्राली साहब है, नहीं जो पाकिस्तान की असेंबली में जो चित्राली साहब जो धमकियां दे रहे थे कि मौलाना चित्राली जो है वो धमकियां दे रहे थे कि साहब हमारा जो बॉम्ब है वो परेड के लिए नहीं, वो बच्चों को खुश करने के लिए नहीं, लगाओ इजराइल पे दागो, कश्मीर पे दागो। अरे कोई मतलब मजाक है? पागलपने की भी हद होती है। आपने ठेका ले रखा है पाकिस्तान में कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, आपसे अपना घर संभल नहीं रहा, इकोनॉमी तबाह हो रही है, डूब रही है, उधार पे उधार लिए जा रहे हैं, लेकिन फ्रांस में क्या हो रहा है वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा। पाकिस्तान जो है अगर फ्रांस में कुछ होता है जो पसंद नहीं तो ये टेररिस्ट भेजेंगे, औरतों के गले बेचारे गिरजाघरों में रेत देंगे। नहीं, आपको किसने ठेका दिया है पूरी दुनिया को? चेचेनिया में कुछ होता है आप कूद पड़ेंगे, लेकिन जब असली मुसलमानों पे मुसीबत आती है बताइए, तो ऐसी चुप्पी है भगवान। मैं जवाब देखिए जरा, मैं सीधे डॉक्टर साहब के पास चलता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान ने ठेका ले रखा है कि जहां पर भी मुसलमानों पर अत्याचार का कोई भी आप देखें या इस्लाम की शान में किसी ने गुस्ताखी की हो, सीधे आप वहां पर जंग करने पहुंच जाते हैं? क्या ये ठेका पाकिस्तान के पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दीपक भाई। बात यह है कि इस्लाम का ठेका नहीं, इस्लाम हमें हमेशा दर्स देता है अमन और शांति का, लेकिन जहां मुसलमान पे जुल्म होगा, जहां इंसान पे जुल्म होगा, वहां हमारा दीन और इस्लाम ये कहता है कि हम जाएं, पहले प्यार से समझाएं, अगर प्यार से आप लोग ना माने तो फिर उसको दूसरे तरीके से समझाएं। फिर तरीके बहुत सारे होते हैं। उइगर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। अब चाइना, सुअर का मांस खिलाते हैं उनको। चाइना ने डॉक्टर साहब, टिकट में स्पॉन्सर कर दूंगा, चाइना जाएं। मैं वही कह रहा हूँ, चाइना में जाऊंगा। चाइना में भी मुसलमान, जो जहां मुसलमानों की आबादी है, होता है, सुअर का मांस खिलाते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। आप असल में देखिए, अब दीपक अब बात सुने, आपने सवाल किया, मेरे से जवाब ले लें पूरा आप। बात यह है कि जहां चाइना में मुसलमानों की आबादी है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी मुसलमान आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। बात ये, जब आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब लिया कीजिए। हमारा इस्लाम हमें पहले दर्स देता है अमन, मोहब्बत, प्यार की, लेकिन जिस तरह की आप यमन में नजर आता है वो करते हैं,
तो मैं वही कह रहा हूँ, यमन में भी नजर आता है, पाकिस्तान में भी नजर आता है, आपके हिंदुस्तान में भी हमें नजर आता है कि जो आप लोगों के साथ सीरिया में भी मिनॉरिटी के साथ, वहां मुझे इंडिया में नजर आ रहा है मिनॉरिटी के साथ जो आप लोग बड़ी बातें करते हैं अमन शांति की, आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़े, आप मुसलमान को छोड़े, अभी इस वक्त सिखों के साथ आप क्या कर रहे हैं? और मुझे लगता यह है कि हिंदुस्तान टुकड़े हो जाएगा, इसी तरह यही हालात रहे। और मोदी सरकार रही आपके मुल्क में, तो इंशाल्लाह मैं ये कहता हूं कि जल्द आप रशिया की तरह हो जाएंगे। आपको ढूंढेंगे लोग के कहां गया हिंदुस्तान, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमेशा मैं कहता हूँ, अब आप हंस लीजिए, आप इसमें अब आपको हंसी आएगी, जब आप सच बोलेंगे आपको हंसी आएगी। आपको पता है, मैं वही कह रहा हूं, जब हम सच बोलेंगे आपको हंसी आएगी। जो पाकिस्तान पर कर्ज है डॉक्टर खान साहब, आपको पता है 35 खरब में कितने जीरो होते हैं जो पाकिस्तान पे कर्ज है? मैं ये कह रहा हूं 35 खरब में कितने जीरो होते हैं जो पाकिस्तान पर कर्ज है? आपको आपका टाइम हो गया, वो भीख मांगने का, चले जाइए डॉक्टर। हम पाल सकते हैं, मैंने आपको भीख मांगने का टाइम हो गया, आप जाइए। जितने लोग भूखे सोते हैं, हम खाना भेजते हैं। आज की बिरयानी कहाँ से आएगी घर पे? आप इजाजत तो दें, आप इजाजत तो दें, खुदा की छोड़िए जनाब, फिर भेजेंगे। छोड़िए जनाब, चलिए जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। छोड़िए जनाब, जैसे ही डॉक्टर खान बोलने लगते हैं, मेरे यहाँ लगता है कि झूठ बोलने की फैक्ट्री शुरू हो गई। जो जनरल सिन्हा को लाता हूँ, जनरल सिन्हा, मैं इनको ब्रीफिंग का टिकट देना चाहता हूँ। ये जाएं वहां पर और उइगर मुसलमानों की रक्षा करें। क्या ये मुझसे टिकट लेंगे डॉक्टर खान? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान महफूज है हर जगह पर, मुसलमान अपनी हिफाजत करके जानते हैं, मुसलमान अपनी हिफाजत करके जानते हैं। डॉक्टर खान सुन लीजिए ना, जनरल सिन्हा तो आपको जवाब नहीं दे रहे होते। देखिए आप पूरा पैनल सुने भैया, सुने आपकी दोपहर क्यों आ जाता है? एक ये डॉक्टर साहब सुने, डॉक्टर खान सुन लीजिए ना, आपने भी बोला, जनरल सिन्हा को भी बोलने दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब बोलिए, आपने वो बताएंगे उइगर मुसलमानों की क्या हालत है वहां पर। देखिए मैं कह रहा हूं कि आप बोलिए, हम आपको जवाब देंगे इसका। डॉक्टर साहब सुन लेना मेरे भाई प्लीज। जी मैं सुन रहा हूँ आपको। बिल्कुल दीजिएगा, सुनिए जनरल सिन्हा को। हाँ सुनिए, देखिए दीपक जी, आपने बात शुरू की है उइगर मुसलमानों के बारे में कि चाइना में क्या है। पूरी विश्व के अंदर में सब जानते हैं कि किस थर्ड ग्रेड भी क्या, उनको किस तरह कीड़े मकोड़े की तरह चाइना जो इनका बड़ा सगा है, उनके ऊपर में तो एक शब्द नहीं निकलता। तो ये इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है उइगर मुसलमान। पूरी दुनिया की बातें पड़ी हैं उइगर मुसलमान के ऊपर भी, कितनी इन्होंने जो जुल्में ढा रहे हैं, जिहाद थी। ये लोग जो बात करते हैं, जब मैं तो ये कहता हूं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप जानते हैं, ये जब इजराइल की बात हो रही है, जब इजराइल के अंदर में हमास के ऊपर में कार्रवाई कर दी है इजराइल, तो ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह चिल्ला रहे हैं। वो कहते हैं कि बाजवा को जिहाद छेड़ देना चाहिए। और मौलाना साहब को, मैं चिर्राल साहब को सुन रहा था, उनकी तकरीरें सुने। वो कहते हैं यहाँ से 4000 किलोमीटर पड़ता है इजराइल, उसका हमारे पास मिसाइल है, आप यहाँ से छोड़ दीजिए। और वो तो कहते हैं या तो पाकिस्तान आर्मी अपना की जरूरत नहीं यदि ये कार्रवाई नहीं करते हैं। सुने, देखिए, जब आप इनको, पाकिस्तान को तो मुस्लिम मानते ही नहीं, अब इनको मिर्ची लग जाएगी। 57 OIC देशों के अंदर में इनकी हैसियत 0 है, और ये कहते हैं कि हम मुस्लिम के लीडर हैं, हम जिहाद करेंगे। अरे भैया, जिहाद, आप तो आतंकवादी हो। जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर में आतंकवाद फैलाया है आपने, आज के दिन में डिबेट क्या हो रही है? क्या भारत को, दीपक जी आपने डिबेट बड़ा अच्छा चुना है, और इतना अच्छा चुना है कि जिस तरह से इजराइल हमास के अंदर में कार्रवाई कर रही है, इजरायली एयरफोर्स 11 दिन के अंदर में घुटने टिका रहे, क्या भारत को करना चाहिए? भारत तो 1000 बार कर चुका है इनका। ये केवल इससे नहीं, ये लड़ाइयां 65, 71 कारगिल वॉर, और बार बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में लैंड के ऊपर में, 2019 में आपने बालाकोट किया। इसके बाद भी ये नहीं मानते। हाँ, ये चीज है कि हम लोग फिर से अपना सीज फायर कर लेते हैं 25 फरवरी को, तो हमारे यहां भी कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइंस हैं।
इस फॉल्ट लाइन को देखना पड़ेगा दीपक जी कि ये फॉल्ट लाइन ऐसा है कि हम इनसे मानते हैं। यूएई कहता है कि यूएई के मध्यस्थता में हमने सीज फायर कर लिया इनसे। भाई आप पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, एक रोग स्टेट है, एब्सोल्युटली वर्ल्ड मानता है। ये युगर मुस्लिम की बात आप कहते हैं ना कि इनके बारे में क्या करेंगे, ये तो खुद इनके ऊपर में जुल्म ढाता है चाइना। इनको नमाज नहीं पढ़ने देता, इनकी बहू बेटियों के ऊपर नजर रखता है चाइना, उनके घुटने टेकते हैं ये लोग। उनके लिए ये तो कहते हैं कि वो मॉडल हम लाएंगे पाकिस्तान के अंदर में। लेकिन दीपक बड़ी गलत बात कर रहे हैं जनरल साहब। सुने सुने सुने, ये तीखी बात कर रहा हूँ दीपक जी, दिखा रहा हूँ। दीपक जी, हमें भी जरा टाइम दिखा रहा हूँ, तीखी बातें। आप वो नस्ल ये बदलने की गलत बात कर रहे हैं। देखें गलत बात कर रहे हैं। हाइलाइजेशन कहता है के बारे में दीपक जी, हमें 2 मिनट जनरल आपकी औरतों के बारे में बात अच्छा, करेंगे। गलत है कि सही है, मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे पास सबूत भी है। रुकिए रुकिए, हम आपकी खवातीन के बारे में बात गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। अभी कैसे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है वहाँ पर मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर, वो भी मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। मेरे पास वो स्टेटमेंट पड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले मेरे दर्शक तनुज पुणे से मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास चलूंगा। फिर निकाल के रखिए वो मौलाना साहब का बाइट कि ये चाइनीज हमको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, वो सुनाएंगे। आपने निकाल के रखा हुआ है नीरज, निकालिए वो बाइट, जरा सुनानी पड़ेगी डॉक्टर खान को और राजा को। आप अभी तनुज के पास चलते हैं पुणे। तनुज बताइए क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? चौरसिया साहब, मैंने मौलाना चिताली का पूरा एक बयान पढ़ा, वो पूरा सुना भी अच्छे से। एक समझ में आता है ये कहीं ना कहीं 70 साल का मानसिक बीमारी उनके यहाँ पे बन चुका है। केवल मैं कहता हूँ मौलाना चिताली का ही बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी जितने भी हैं, मतलब आप समझिए कि उनकी असेंबली के अंदर ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि बड़ी सोचनीय होती हैं। आज की डेट में अगर मैं देखूं ना तो पाकिस्तान की हालत ऐसा हो गया है जैसे कि एक अंधे के हाथ में बटेर लग गया हो। जैसे उनको हर बात में अपनी ताकत दिखाने का कुछ और तरीका नजर नहीं आता। हर बात में वो एटम बम, मिसाइल, कुछ नहीं मिला तो आतंकवाद के बारे में बात करना, यही सवाल कुछ नहीं हुआ तो बहुत फिर अच्छा सवाल है। अंधे के हाथ में बटेर, और बटेर खाना भी अंधे को कैसे खाएगा? आपको पता है तनुज, 35 खरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है उन पर। मेरे ख्याल से जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ना, 35 खरब पे कितने जीरो लगते हैं नहीं पता कर पाएंगे। उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, कर्जा पहले ले लेता है। सीधे मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ राजा फैजल साहब को भी और डॉक्टर साहब को भी। सुनिएगा डॉक्टर साहब, ये आपके पाकिस्तान के एक मौलाना हैं, ये कह रहे हैं, मौलाना तारिक शायद इनका नाम है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं, दो बार सुनाइएगा। एक बार मौलाना डॉक्टर साहब को फ्रेम में रखिए और मौलाना साहब को दिखाइए। अच्छा बस कीजिए, सुनिए दीपक, आप तो डॉक्टर साहब सुन लिया आपने? हालत ये हो गई है कि चाइनीज लोग आपको ग्वादर में बाकी जो उनकी कॉलोनीज बनी है वहां पर नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। अब बताइए आप किस बात के सच्चे मुसलमान? नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। राजा भाई आ रहा हूँ आपके पास। आपने कहीं से टिकटॉक से निकाली हुई वीडियो है, कहीं से पहले भी आप इसको डिस्कस कर चुके हैं एक प्रोग्राम में मेरे साथ। बात यह है कि वो भी ये कह रहा है कि नमाज उसका बाप भी पढ़ने देगा, हमें नमाज से रोक कौन सकता है? आप अपने बारे में सोचिए, जहां आप इंडिया में हिंदुइज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आ गई आपके देश में जनाब? ये हालत क्यों आ गई आपके देश में कि मौलाना को निकल कर बोलना पड़ रहा है? आप अपने बात देखिए, मौलाना को टिकटॉकर है कोई, उसको आप दिखा रहे हैं बार बार, और आपके हिंदुस्तान के टिकटॉकर है कोई, और उसने भी ये कहा है कि हमें नमाज से रोक कोई नहीं सकता है, हमें रोक कोई नहीं सकता है नमाज से, हमारे चाइना का माल बंद, हिंदुस्तान में चाइना का माल बंद, टिकटॉक बंद हो गया है। चाइना का माल आप बंद कर ही नहीं सकते। आपको मुर्गा बना के गए हैं, वो पहले भी चाइना के साथ दोबारा से। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? जनरल बख्शी, क्या इनकी ये हालत नहीं है उन इलाकों में जहाँ चाइनीज कंट्रोल है, इन लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही? ऐसा कुछ नहीं है कंट्रोल, आपकी गलतफहमी है। आप आइए पाकिस्तान में, आपको दावत दे चुका बहुत दफा। ठीक है, जनरल बख्शी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा। फिर तारिक साहब भी हाथ उठा रहे हैं। लेट्स एटलीस्ट टॉक फैक्ट्स ये हैं ना। एक मिनट, तहजीब ये है, हमने आपको सुना बड़े एहतियात से, अब आप भी सुन लीजिए। मैं कह ये रहा हूं कि जहां तक चीन की पॉलिसी है शिनजियांग में, दुनिया जानती है साहब कि वहां उन्होंने जो है मॉस्क से लाउडस्पीकर हटा दिए। आप मॉस्क के बाहर आके प्रे नहीं कर सकते। दाढ़ियां शिनजियांग में जो लोगों की हैं कटवा दी।
बुरके उतरवा दिए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 5 से 6 लाख बेचारे उइगुर मुसलमान जो है उनको डाला हुआ है, उनको टॉर्चर किया जाता है। ठीक है साहब, झूठ है बिल्कुल, और बिल्कुल झूठ है। एक मिनट, ये वो नैरेटिव है जो कि झूठ है। आई एम टॉकिंग ऑफ द चाइनीज भैया, जनाब मैं चाइनीज की बात कर रहा हूं। बाप है भाई, शिनजियांग में, भारत में, ठीक है साहब, और आप कहते हैं कि आप इस्लाम के प्रोटेक्टर हैं, जहां कहीं भी इस्लाम के हकूक, इस्लाम के लोगों के खिलाफ कुछ होगा आप लोग इंटरवीन करेंगे, सिर्फ उनको पकड़ा हुआ है। Why have you at least not raised your voice? सबने नमाज पढ़ी, आपने क्यों नहीं की है साहब? नमाज की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें आई हैं। राजा साहब एक मिनट, इसके बाद आप इनके पास आऊंगा। बाहर ओपन पढ़ रहे हैं। Come on, I mean, राजा साहब बताइए, क्या मौलाना तारिक मसूद जो बोल रहे हैं उसके अंदर कोई सच्चाई है ना? सच्चाई है तभी ये बात सामने आई। अभी जनरल साहब ने बताया कि दाढ़ियां कटवा दी गई हैं, कोई सच्चाई दाढ़ियां उन इलाकों में भी कटवा दी गई हैं जहां पर चाइनीज लोग काम कर रहे हैं ग्वादर पोर्ट का। नो 2019 में मैंने खुद सुक्की किनारी एक जगह है, वहां पे चाइनीज हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट था, मैं वहां पे गया था। मैं वहां पे जो इंजीनियर्स पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, सबके केबल्स भी मैंने देखे। वहां पे सबको वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया गया जो कि चाइनीज इंजीनियर्स के पास था, सबका इक्वल था। इनको साथ में एक छोटी सी मस्जिद, मेकशिफ्ट मस्जिद बना के दी गई थी एक कंटेनर में। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके यहाँ से आपको कोई इस तरह की चीज नजर आएगी कि शायद कर सकते हैं ना ये लोग? भाई साहब आपने मेरे को सुना नहीं। दूसरी बात, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, भाईजान, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, मैं शिनजियांग की बात कर रहा हूं, तुर्किस्तान मूवमेंट के उइगुर ऑटोनोमस रीजन की बात कर रहा हूं, के लोगों को उन्होंने जेल की पे रखा बात हुआ अभी है। बाद में होगी। तुर्किस्तान मूवमेंट, ये वो लोग हैं, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट क्यों है? जैसे CIA हो गया, जैसे रॉ हो गया, जैसे मोसाद हो गया, ये उनके पेरोल पे है। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के लोग, उनको उन्होंने अंदर किया हुआ है। किसी को ये दाढ़ी वाला ये प्रोपेगेंडा आप ना कीजिए, नमाज नहीं पढ़ने देते। ये आपको इस तरह की चीजें तब से नजर आनी शुरू हुई हैं जब से आपको गलवान पे वो दुर्घटना जो हुई है ना। मैं आप ही की बात को तारिक साहब के पास ले जाता हूँ। तारिक साहब मुझे बताइए, चाइनीज बड़े सम्मान के साथ रखते हैं पाकिस्तानियों को, ये कह रहे हैं, और क्या इन्हें रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया उनसे? चाइनीज को जाने दीजिए, इनको जरा कंफ्यूजन हो रहा है ना। मैं इनके पड़ोसी जो हैं यमन में, क्या इनका बड़ा दिल धड़कता है, जहां 1000 साल पुरानी जंग करबला की आज तक चल रही है, लाखों आज मुसलमान मार दिए आपने, बच्चे मर रहे हैं, भूख नंग है। कभी आपने आवाज सुनी किसी पाकिस्तानी की यमन के लिए? सीरिया के अंदर 5 लाख मुसलमान। अरे एक सेकंड खामोश रहे, खामोश रहे। आपने 30 लाख तो बंगाली मुसलमान मारे, 30 लाख मुसलमान मारे आपने बांग्लादेश में। शर्म नहीं आती आपको? कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों को आपस में दिखाना चाहते हैं। ये एक प्रॉक्सी वॉर है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ए भाई, ये इंग्लिश के बड़े-बड़े वर्ड मत बोलो। आप छोटी-छोटी सी वैसी चीज बना के तो उसके ऊपर सर इनका मुंह बंद कराइए। आपको अंदाजा नहीं है कि DGISI तेहरान और रियाद भाई जाने दे, सुन लीजिए बात, बिल्कुल तकरीर करिएगा, हम तकरीर करने के लिए बैठे हैं। इसका मुंह तो बंद कराएं सर, ऐसे कैसे बात होगी? इनका हर कमांडर इन चीफ जाके सऊदी अरेबिया का नौकरी कर रहा है। ये इनका प्राइम मिनिस्टर ड्राइवर बन गया, साथ में बैठ के, लो जी मैं ड्राइव करूंगा। तारिक साहब, ये लोग हो गए हैं जिन्होंने बलोचिस्तान के अंदर, इनका खामोश हो सकता है क्या? चल रही है सर, ये इंसान लोग नहीं है, क्योंकि स्काइप पे सब आवाज एक साथ इंटरसेप्ट होता है। देखिए मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये इस्लाम और मुसलमानों की, राजा फैसल के पास जाऊंगा जी। मुझे आप बताइए 1948 से बलोचिस्तान पे इन्होंने कब्जा किया हुआ, बहुत गरीब वहां के लोग हैं और वहां की तमाम दौलत इन्होंने बैठ के, ये जो सारे राजा ये बैठे, इन्होंने बेच दिया चीन को। ये बेगैरत लोग हैं, ये अपनी जमीन बेच दी इन्होंने और वहां मार रहे हैं। आपसे बांग्लादेश 30 लाख
गोली मारे, आप बेगैरतों के भी आपको बेगैरत हैं। शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती, आप आपने बात करते हैं अपने पाकिस्तान के पश्तूनों खिलाफ। को मारा, आप तो आप धोबी एक का तारीख झूठ खाते से, हैं, मेरा ख्याल सुअर अरे आपका। भाई तारिक साहब तालिबान बनाए सुअर खाते तुमने, हैं, आप सुअर। तुमने अफगानिस्तान आप में खाते मारे हैं इन सुअर, लोगों, तारिक साहब। तुमको इस्लाम से एजेंट कोई हैं, ताल्लुक नहीं हिंदुस्तान तुम्हारा। के। आप एजेंट अरे हैं, आप कुछ सुअर खाने हूँ वाले मैं इंसान एजेंट हैं। हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का हूँ मैं तुम एजेंट। एजेंट हो तुम। दीपक जी, ये मुझे बंदा फख्र है, यानी और आप लेकिन सुअर ये खाते हो, सुअर क्या आप लोग, मुसलमान नहीं हो। He's on आप psychological मुसलमान medicine। कहलाने के काबिल आप नहीं इसको हो। यहाँ पे बिठा आप के more than मुसलमान that, कहलाने के काबिल नहीं हो, आपको अपना नाम शौक नहीं कुछ है। और रख लें। अरे ऐसे डॉक्टर बक साहब, भौंके, अगर तारिक साहब ऐसे हमारे मत बड़े भौंके, भाई हैं तो सुनाई आपके नहीं पेट देता। में क्यों दर्द हो रहा है? कुछ और बदल आपसे लें। नहीं आपका सवाल नाम बदल पूछेंगे, लें। ये कोई बंदा दिक्कत mentally नहीं है। upset आप ये तारीख तारिक बना साहब रहे हमारे हैं। बड़े भाई हैं, तारिक साहब अरे हमारे भैया, गाइड है। बड़ा भाई आपको मिर्ची क्यों लग रही है? बात करें, काश ये मेरे साथ psychological problems। मैं ये सब गर्दन general दबा fact। दूंगा। ये पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। बख्शी को पता है पाकिस्तान भाई, की आखिरी खिलाफ किताब बात करेगा, कौन सी हमारी पढ़ी आर्मी थी के तूने? खिलाफ बात करोगे तुम। तुम्हारी इस यहाँ बंदे की पांच medical बड़ी history किताब check पढ़ी कीजिए। है, खुदा की बिके कसम। तो कहते हो He's on जंग psychological अफगानिस्तान से medicine। भागे टॉप हुए, सेलर। पाकिस्तान से भागे भाई, इसलिए वो बेगैरती की वजह से अरे अपनी। भागे नहीं है, बेगैरत दूसरे तुम्हारी को बोलते जान हो, को बेगैरत आए हुए, आप पाकिस्तान तुम्हारी से भागे हो, जान जलील को आए आदमी। हुए, तुम इस्लाम न stateless सिखाओ guru। जान उनको। को आए हुए, आप ये भागे हैं, आज बोलो बैठ के। के ठीक है, मैं अरे राजा फैजल के पास चलता हूँ। राजा फैजल, बलूचिस्तान को आपने क्या चाइना को गिरवी नहीं रख दिया? बताइए, बलूचिस्तान को आपने चाइना को गिरवी नहीं रख दिया है, ग्वादर को चाइना को गिरवी नहीं रख दिया है, अरे बताइए। खुदा का नाम है, ऐसा ना करें, वो हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, कोई गिरवी नहीं रखा। कोई गिरवी राजा नहीं रखा, फैजल वो की हमारी आवाज इकोनॉमिक प्लीज, उसके बाद कोऑपरेशन डॉक्टर है। साहब के पास जाऊंगा। राजा फैजल, फिर जनरल सिन्हा और के डॉक्टर बख्शी साहब। देखिए दीपक, जो जिस चीज के बारे में आप ये कह रहे हैं ना कि वहां पे वो गिरवी रख दिया या इस तरह कर दिया, अब ये कर दिया वो कर दिया, ये वो चीजें नहीं है, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बायलैटरल कोऑपरेशन है। आपको इन चीजों को तो पता होना चाहिए दीपक। ये तो आपका सवाल ही नहीं बनता, आपके लिए सवाल ही नहीं बनता। और मैं प्लीज आपसे लोग गुजारिश करूंगा, ये जो आपके बड़े भाई हैं, आप इनके बारे में पता करवा लें। ही इज ऑन मेडिसिन, ही इज गॉट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटली अपसेट बंदा। आप इसको हमारे इधर बिठा के पाकिस्तान के ऊपर गार्बेजिंग भाई, करवाते हैं। साइकोलॉजी की स्पेलिंग तो बता दो। सीरियसली तुम्हारे यहाँ किताब नहीं पढ़ी जाती। मैं बता दूंगा। अरे मैं भाई, बता भी नहीं दूंगा। पढ़ते हो तुम। जो बंदा इस तरह के बच्चों के सवाल कर रहे थे बैठे हुए, यहाँ पे डिप्लोमेसी डिस्कस हो रही है, यहाँ पे डिफेंस पॉलिसी डिस्कस हो रही है। इतने बेगैरत हो कि अपनी मादरी जबान नहीं बोल पाते। साइकोलॉजिकल के स्पेलिंग राजा बने और किवेदार राजा है तू, खान बने हैं ना, मैं जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ, फिर प्रधानमंत्री जी के पास। व्यक्तिगत जा रहे हैं, व्यक्तिगत जाने की राजा साहब कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट पर जवाब दीजिए। क्या बलूचिस्तान और ग्वादर पोर्ट चाइना के सामने पाकिस्तान का सरेंडर नहीं है? बताइए, बताइए जनरल सिन्हा। और क्या करता है वो वहां के मुसलमानों के साथ, ये भी बताइए। और क्या होने वाला है 10 साल बाद पाकिस्तान में, ये भी बताइए, जब चाइना फुल फ्लेजेड वहां आ जाएगा। देखिए दीपक साहब, बहुत सुने ना भाई, मेरे भाई सुन ले, मेरे से सवाल किया गया है, सुन लीजिए। दीपक साहब ने बहुत बड़ा अहम सवाल खड़ा किया है कि 10 साल के बाद पाकिस्तान का क्या हालत होने है, सूरत क्या होगी पाकिस्तान की। देखिए दीपक जी, आपने कहा कि गोदार में क्या करता है, वो क्या करता है सीपैक के, और उसका नाम गवादर है। गवादर तुम्हारा शहर नहीं है, इट इज प्रोनाउंस गवादर, पंजाबी नहीं है, ग्वादर। और जनरल साहब गैरत लोग अपने सुने भाई, सुने बता सकते। देखिए ये क्या बीच में जरा बात करने देंगे मुझे। देखिए, अच्छा जनरल सिन्हा साहब कंटिन्यू प्लीज। जनरल सिन्हा साहब, हाँ देखिए दीपक साहब, देखिए दीपक जी, आपने जो सवाल किए हैं, ये जो मिलिट्री का एक एस्टैब्लिशमेंट चाइना ने बनाया है, ये पूरा का पूरा सीपैक, ये कह रहे थे ना कि ये इनका बायलैटरल एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है एक दूसरे का। देखिए ये पूरा का पूरा मिलिट्री प्रोजेक्ट है, और इन्होंने 2700 किलोमीटर का इलाका टोटल, पूरा का पूरा, आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, इसके अंदर में पूरा का पूरा आता है पीओके का इलाका, इसके अंदर में गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। बलूचिस्तान तो नीचे की एक छोटी सी जगह है जहां पर आप बात करते हैं। इस इलाकों को पूरा का पूरा चाइना को इन्होंने बेच दिया है। आप कहते हैं 10 साल में क्या होगा। देखिए, ये मैं प्रेडिक्शंस आपको नहीं कहता हूं कि प्रेडिक्शंस हैं, ये होने वाला है। ये आप 10 साल तो बहुत बड़ी बात कर गए, 10 साल में तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज के दिन में पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए, जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान इनके हाथ से निकल गया, आप कहे ना, इन्होंने 30 लाख बंगालियों को मारा था, और वो मुस्लिम थे, मुस्लिम। और तारिक फतेह साहब एक सही उन्होंने फरमाया है, आज के दिन ये सेम चीज सिंध में कर रहे हैं।
बलूचिस्तान में कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, पीओके के अंदर कर रहे हैं। तो ये बिखरेगा, देश तो बिखरेगा ही। और ये पूरा का पूरा ये शुरू हुआ था $40 बिलियन का, एक इनको कर्ज दिया गया था, चाइना के से कर्ज ले लिए, और इसके बाद बढ़ते बढ़ते $80 बिलियन हो चुका है 2015 से, और आज हम 2021 में। पूरा चाइनीज के जितने बैंक हैं उन्होंने कह दिया कि हम इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे। ये पैर धो रहे हैं उनके, क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं देना चाहता, यूएई भी इनसे पैसा लेना मांगता है, और ये क्या है, वर्ल्ड बैंक कहता है देंगे नहीं। ये हटने दीजिए कोरोना का। ये जो हुआ है ना, जिस तरह से चाइनीज मार्जिनाइज्ड हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान अलग थलग हो जाएगा। ये तो मैं फिर से कहता हूं, ये बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह ये जो कर रहे हैं, अपने देश का तो नुकसान करेंगे ही, उनके टुकड़े करवाएंगे। और ये देश, आपको मैं ये कहता हूं, डॉक्टर खान के बाद जाना पड़ेगा। डॉक्टर खान मुझे बताइए, भारत के साथ मिलना चाहेगा, पूरा का पूरा पीओके के साथ आना चाहता है, भारत के साथ सुनने, सिंध आना चाहता है, पंजाब आना चाहता है। डॉक्टर खान मुझे बताइए, अब एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके ऊपर 35 खरब पाकिस्तानी कर्ज चढ़ा हुआ है, कैसे लौटाएंगे चाइना को? बात ये है दीपक, अब मुझे बोलने दीजिएगा, ये बीच में ये पाकिस्तान का बच्चा जब जमता है ना, ये है कि हमें ये हमारा, लेकिन ये पैसे हमें पता है किससे लिए और किसको देने हैं, ठीक है। दूसरे ये आपको गवादर की जो तकलीफ है ना, हमारे गवादर की तकलीफ है ना, कि यही तकलीफ आपको खाई जा रही है, इसी गम में मर जाएंगे आप लोग, और आपसे सिमलेगा नहीं अपना हिंदुस्तान। हमें पता है कि हमारा गवादर भी हमारी मजबूत हाथों में है, और हमें कर्जा जो लेना आता है तो देना भी आता है। हमें पता है कि हमने किस तरह से देना है कर्जा। हम बिजनेस करते हैं, हमारा मुल्क है, एटॉमिक पावर है हम लोग, और हमें पता है उधार लेके तो ब्याज भर रहे हैं आप। पापा पिज़्ज़ा का बिजनेस, बिरयानी खाने के पैसे तो इमरान खान के पास है नहीं। आप अपने अवाम का ख्याल कीजिए कि आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है कोविड की, मर रहे हैं लोग, उस तरफ तवज्जो दीजिए। आप पाकिस्तान की सरहदों की तरफ मत देखें, आप देखें जो लोग आपके वहाँ कोविड से अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, उनका ख्याल कीजिए। आप पाकिस्तान की सरहदों की तरफ ना देखें, इसकी हिफाजत हम कर सकते हैं। आप अपने मुल्क के लोगों का ख्याल करें, उनकी सेहत का ख्याल करें। मैं देख रहा था तो मेरे भाई आपके पैर क्यों कांप रहे थे? डॉक्टर्स भी नहीं है आपके पार्लियामेंट आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके लोग अभिनंदन के केस में बोला गया ना कि अभिनंदन मुल्क को संभालिए, अभिनंदन को नहीं छोड़ोगे भाई, वो भारत को बता रहा है। सर डॉक्टर खान साहब अलग हो गए हम 1947 में, अब आपका हमारा कोई रिलेशन नहीं। सीधे मैं जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। जनरल बख्शी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जो बात डॉक्टर खान बोल रहे हैं, हमारा तो सब कुछ चंगा है, हमने जिससे पैसे लिए उसको वापस भी कर देंगे। क्या इनके देश की औकात है कि वो एक भी कर्जा चाइना को वापस कर दे, और चाइना बदले में क्या करेगा? आप हमारी औकात इतनी देखिए कि हम आपको पेशकश कर रहे हैं कि एम्बुलेंस हमारे यहाँ तहजीब है कि अगर डिबेट होती है पहले एक बोलता है दूसरा जवाब देता है, इस तरह गुफ्तगू चलती है। प्लीज डॉक्टर खान सुन लीजिए ना जनरल बख्शी। अच्छा अब सुन लीजिए, हमने बड़े तहजीब से आपको सुना, बहुत तहजीब से सुना। अब आप भी देखिए, मैं थैंक यू। देखिए मैं थोड़ा लेवल ऑफ डिबेट को उठाना चाहूँ। आई वुड लाइक टू टेक इट बियॉन्ड इन्वेक्टिव। पूरी दुनिया जानती है कि जो चाइनीज बेल्ट एंड रोड मॉडल है, ये कॉलोनाइजेशन का नया तरीका है। आप जानते हैं श्रीलंका में क्या हुआ, इतना उनके ऊपर वजन डाला, डेट बर्डन डाली कि श्रीलंका को अपना हम्बत तोता पोर्ट 100 साल की लीज पे चीन को देना पड़ गया। ठीक है साहब, हंगुई का पोर्ट म्यांमार में ठीक इसी तरह इन्होंने दिया, और अब वो आंखें गाड़ के बैठ गए हैं ग्वादर के पोर्ट पे। जिस तरह से बेहिसाब आपने उनसे डेट लिया है, डेट सर्विसिंग आपसे हो नहीं पाएगी। ये मॉडल चीन ने कई जगह, खासकर अफ्रीका में, खासकर श्रीलंका में, म्यांमार में आजमाया हुआ मॉडल है, आप पे लगाया जा रहा है। मैं आपकी बेहतरी के लिए आपको आगाह करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एकमात्र मुल्क है जिसने ये वार्निंग, चेतावनी दुनिया को दी थी। आज पूरी दुनिया चाइना का
न्यू कॉलोनियलिज्म मॉडल समझ गई। अगर आप नहीं समझे अभी तक तो अनाड़ी। हमारे यहाँ ये गाना होता था, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। देखिए साहब, मैं भी एक फिलिप मेसन ने, एक मिनट, आई जस्ट फिनिश। पॉल केनेडी ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर। आपकी प्रॉब्लम ये है, यू आर एन ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट लाइक ऑस्ट्रिया हंगरी, लाइक जर्मनी, लाइक रशिया। और आप जानते हैं उनका क्या हाल हुआ। रशिया वेंट डाउन द सोवियत यूनियन विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ओवररीच एंड इंपीरियल ओवरस्ट्रेच। एग्जैक्ट यही मॉडल पाकिस्तान की इकोनॉमी का है। 40 साल आपकी फौज ने डायरेक्ट राज किया है, और जो बाकी साल थे उन्होंने जो है पीछे से कठपुतली और मोहरे चलाए हैं। जो बजट उनको चाहिए, एक नया पैसा कट नहीं होने दिया, जबकि बेचारे इमरान खान साहब ने जब टेक चार्ज किया था कितना रिक्वेस्ट किया, डिफेंस बजट कम कर लो, बुक बैलेंसिंग में फायदा होगा। नहीं माने तो नहीं माने, आपको डुबोएगी साहब, बुरा मत मानिए, आपको डुबोएगी आपकी फौज, और ये हकीकत। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बात का जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब, आप जवाब तैयार रखना, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं मैं शो के अंदर दर्शकों को जोड़ता हूं। गोरखपुर से मेरे एक दर्शक आशुतोष सिंह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, 30 सेकंड के लिए जा रहा हूं गोरखपुर। आशुतोष, बताइए क्या कहेंगे पाकिस्तान पर? सर, यही कहेंगे कि जो इजराइल ने किया, भारत को वैसा कार्य करना है। सब एक बार तो कुछ बताना चाहिए कि भारत क्या है क्या नहीं, जरूरी है सर, क्योंकि ये बहुत सालों से चला आ रहा है, और ये जब तक हम ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। ये जरूरी है कि हम एक बार ठोस कार्रवाई करें और बताएं कि भारत उनसे बहुत अच्छा। तो आपको लगता है कि इजराइल जैसी कार्रवाई भारत को करनी चाहिए? डॉक्टर खान, अब मुझे सवाल का जवाब दीजिए जो जनरल बख्शी ने पूछा है। आप तो चाइना की कॉलोनी बनने जा रहे हैं, बनने क्या जा रहे हैं, बन गए, इसके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ी देर बाद चाइनीज नेशनल एंथम ना गानी पड़े आपको, मैंडेरियन सीखना अनिवार्य ना हो जाए। दीपक, पहले मैं जनरल साहब को जवाब ये दूंगा कि इन्होंने मेरी फौज के बारे में बात की। जिस दिन भी मारेगी ना हमारी फौज, आपको मारेगी इंशाल्लाह, ये याद रखिएगा। आप बात, अजीम फौज है दुनिया की हमारी फौज। इसी फौज ने इंशाल्लाह आपके सरहदों को पार करके गए। दूसरी बात ये है, कॉलोनी बनने नहीं जा रही है, बिजनेस ट्रेड कर रहे हैं हम लोग चाइना के साथ। मेरे भाई, आपको है ये दो लड़े हुए हैं जिनने मार के पीट के भगाया। जब आप लाश नहीं ले जा रहे थे तो इन्होंने ही सुपुर्द खाक किया है। सुन लीजिए, इन्होंने ही सुपुर्द खाक किया आपके सैनिकों को। डॉक्टर साहब, उसकी आपको प्रॉब्लम है, हमारे ट्रेड से आपको प्रॉब्लम है। चाइना के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ है, और वो तकलीफ से हम मर रहे हैं। कोई नहीं प्रॉब्लम, आपको चाइना मुबारक हो, आप भी बैट सूट दिए और कोरोना से खेले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप चाइनीज कॉलोनी बनते जा रहे हैं। सुनिए, आपकी प्रॉब्लम मैं ये कह रहा हूँ, हम बेशक आप कह रहे हैं हमने कर्जा देना, हम फिर भी आपको ऑफर दे रहे हैं कि कोविड के दौरान हम आपकी हर किस्म की मदद करना चाहते हैं। आइए इस पे आपको गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस जो चाहिए हम देने के, हमारी बिरयानी का इंतजाम करिए। कहाँ दूसरों को मदद ऑफर कर रहे हैं? शाम की बिरयानी का इंतजाम करिए, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आधे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में। मोहब्बत देखिए, शाम की बिरयानी का इंतजाम करिए डॉक्टर खान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना खाना खाना है, मैं अभी खिला देता हूँ इसी फोन के जरिए, शायद बड़ी मोहब्बत देखी हमने। तो बात यह है कि हमारे अटल जी लाहौर बस लेके गए थे, उसमें मैं भी था, उसके पीछे से आपने कारगिल कर दिया था। तो दीपक, हमारे अटल जी लाहौर बस लेके गए थे, उसमें मैं भी गया था, आपने कारगिल कर दिया था। कसम से आइए तो सही, आप दीपक आइए तो सही, अभी आइए। आपको सबसे अच्छी बात तारिक फतेह साहब बोलेंगे। तारिक फतेह साहब, इनको अगले हफ्ते की बिरयानी का इंतजाम करना चाहिए कि भारत को मदद करना चाहिए? सर, एक तो इनका मुंह बंद करना चाहिए सबसे पहले। आ रहा हूं राजा भाई, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, मुंह तो एजेंटों का बंद करते हैं, पाकिस्तान में आओ तो। अरे भैया, तू क्या कर लेगा? मुल्क छोड़ के भागे कैसे हो? तुमने किया क्या? तैमूर की औलाद कर क्या सकता है? पेश कर रहे हैं, हम तो अभी भी मोहब्बत पेश कर रहे हैं जनाब। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम के पोते लगे हुए हो।
आप अपने भागे मुल्क क्यों, की भगोड़े बेटियां क्यों बेचा है आप दमिश्क आप में। पाकिस्तान छोड़ के भाई भागे खामोश क्यों? हो जा भाई, मुझे ये राजा बताओ बाजा तारिक नाम रख। साहब, मुल्क ए, छोड़ के भागे क्यों? गद्दारी करके गए हो मुल्क से, भागे क्यों हाँ मुल्क छोड़ के? करूंगा बताओ क्यों वो भागे हो? कमीने गद्दार हो ना फौजियों आप। के हाथ में चला गया। गद्दार आदमी के तुम्हारे जैसे गद्दार लोगों ने आदमी के जब मुंह से ऐसे ही 30 लफ्ज लाख निकलेंगे। बंगाली मारे, मैंने लानत भेजी उस गद्दार मुल्क जो पे। होता है, गद्दार ऐसे ही बोलता है अपने मुल्क के बारे में। अरे भैया लानत आप पे हो, गद्दार हमारे तो मुल्क वो की है बात करते जिना हैं आप। जिसने आप पे लानत हिंदुस्तान पड़ी है तो कटवाया। मुल्क छोड़ के भागे हो। ए भाई आप जैसा अपना नाम बेशरम वाम आदमी भारती दुनिया रखो में होगा जो और अपने जाओ मुल्क के कहीं खिलाफ और। बात करेगा, अपनी फौज के अरे अजीम तुम फौज के अरबों खिलाफ के बात करेगा। बेगर्स आपको हो, शर्म नहीं आती? तुम मरने वाले आपकी क्यों कब्र में शर्म टंगे आए? और आप पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर अपने बैठे मुल्क हुए के हो, बारे में बात कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान में बैठे हुए हिंदुस्तान हो के और कह रहे हो एजेंट कि हो। पाकिस्तान बनाया तुमने। पाकिस्तान अभी जूते नसीब मुल्क है, पड़ेंगे, उसको छोड़ के पाकिस्तान का गद्दारी नाम करके बांग्लादेश भागे हो हो। चुका है। आप जैसे इनका गद्दारों मुंह को बंद कर भाई। तो टांगना चाहिए चौक में, ए भाई इनका टी चौक में ये कुछ नहीं इस्लामाबाद कर के टांगना चाहिए आपको। अबे आप कुछ आओ नहीं कर पाकिस्तान। सकते तुम लोग। अच्छा डॉक्टर कुछ नहीं खान कर साहब, सकते। 30 सेकंड तारिक फतेह दादी साहब आप साहब। कंक्लूड करिए, मुझे ब्रेक पे आप जाना है। आओ तो सही सिर्फ तारिक तारिक मैं फतेह साहब की आवाज, conclude डॉक्टर खान देखिए, लगातार नहीं, स्काइप पर ये दोनों एक आवाज जुड़ सेकंड। जाती है। 1 सेकंड, ये कह रहे हैं कि हम चीन से तिजारत करना चाहते हैं। अरे तुम बनाते क्या कर रहे हैं हो? इंशाल्लाह। आपको तकलीफ है उसकी? कुछ चीन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो कुछ है देने जो के आपकी लिए सोच हो। सिवाय पंजाब से लड़कियां उठा के उन्हें चीन की तवाइफों को तरह ट्रीट करने के आपने किया क्या है? और वहां मुझे की लग रहा है ईसाई आप लड़कियों को सप्लाई उठाया पंजाब आप से। सप्लाई करते हैं इंडिया में, आप सप्लायर हैं अरे इंडिया मैं में। क्या मेरा मैं यही तो यहाँ काम कर बैठा रहे हैं हुआ इंडिया में जाके हूँ। आप। यू हैव आप सोल्ड योर इंडिया में ये डॉटर्स टू कारोबार कर चाइना। रहे हैं आप अरे कारोबार आपका कर रहे हैं है इंडिया में, यही धंधा मुझे लग ये। रहा है। आपको शर्म नहीं आपका आती धंधा मुल्क के ये खिलाफ? है, आपके यहाँ गद्दार भी से ऐसे लफ्ज यूज नहीं सबसे करेगा अपने बड़ा मुल्क के जो लिए। है औरतों का खुदा कारोबार की कसम, पाकिस्तान के इंडिया में भी पंजाब 2 से नंबर शहरी हो चाइना आप। जा रहा है। अपने मुल्क और हम बैठे हुए से क्या बात करेंगे देखिए, आप? जिन ये लोगों मारेंगे पे इंडिया वाले आपको, हाँ इंडिया वाले जिन मारेंगे, लोगों आपकी को अपने जनाजा भी बाप होगा, का आपकी नहीं चिता पता होता है जलाएंगे। ना भाई, आपकी आपको चिता अपने जलाए, बाप आपको का अपने नहीं बाप का पता पता नहीं कि है। अपने माउंट बाप के बैटन खिलाफ था बात करें, या पाकिस्तान जिना आपका था बाप है। या अमेरिका था आप या अपने बाप सऊदी के अरेबिया खिलाफ बात था कर या रहे हैं, ईरान पाकिस्तान था। आपका बाप है। ये आपकी अरे जन्मभूमि हमारा यहाँ बाप पैदा बाप हुए, नहीं इसके है खिलाफ भैया, बात कर हमारा रहे हैं आप। बाप हम जो है आपका सिंध बाप के हैं, पाकिस्तान है। पंजाब के हैं, तुम्हारा आपका बाप तुम पाकिस्तान तैमूर है। की औलाद हो। ए भाई जाओ औरंगजेब के आपका साथ बाप कहाँ पाकिस्तान पिटने है। आ गए? आप पाकिस्तान अपने बाप को खत्म। बाप नहीं मान रहे हो आप। पाकिस्तान इंसान ठीक हो? है ठीक है, मैं ब्रेक मेरे के लिए भाई, रुक रहा हूँ, ब्रेक के पाकिस्तान बाद is शुरू dead। होगी। और बड़ा गंभीर आरोप है, और मैं भी कई बार पढ़ता हूँ कि क्या पाकिस्तान अपनी बहन बेटियों को अब चाइना भेजने लग गया है। ये मैंने कई आर्टिकल्स में पढ़ा, इंटरनेशनल प्रेस में, हैरानी भी होती है। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। दरअसल इजराइल ने हमास पर जब हमला किया और हमास के तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, तो भारत में भी ये मांग उठ रही है कि क्यों ना पाकिस्तानी के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। क्या उसकी संभावना है? क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? क्या हर बार पिटकर भी पाकिस्तान फिर गीदड़ भपकी क्यों देने लगता है? क्योंकि आज उसके एक एमपी मौलाना चित्राली ने साफ साफ संसद के अंदर कहा कि कश्मीर समस्या का हल करने के लिए एक परमाणु बम गिरा देना चाहिए। हमने बच्चों को दिखाने के लिए ये एटमी हथियार तो नहीं रखे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जनरल जी.डी. बख्शी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़े हुए हैं, मेरे साथ राजा फैजल जुड़े हुए हैं जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, मेरे साथ डॉक्टर रिशाद अहमद खान जुड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के मेंबर हैं, पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले राजा फैजल साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मेरा सवाल बड़ा सीधा और बड़ा तीखा है। आप एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसको मानने को किसी को गुरेज नहीं, बट आपके ये जो नेता लोग हैं, कोई 100 किलो का बम, कोई 1.25 किलो का बम, कोई शबे बारात की बात करके आप तो खुद ही अपनी साख गिरा लेते हैं। लोग ये समझते हैं कि एक न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद कितनी हल्की बातें होती हैं इनके हुक्मरानों की तरफ से। देखिए दीपक, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, और इस तरह के जो नेता लोग और इस तरह के जो रिलीजियस लोग हैं वो आपकी तरफ हमसे ज्यादा मौजूद हैं, और आपकी तरफ से जो चीजें हमें सुनने को मिलती हैं वो इससे भी बहुत ज्यादा बुरी होती है। लेकिन हमें यहाँ पे, मैं जनरल सिन्हा बैठे हैं, जनरल जी.डी. बख्शी भी पहले बैठे थे, एटम बम की मैं धमकी उनके तो हवाले कोई से नहीं भी बात करूंगा कि 100 किलो के एटम बम गिरा देंगे, 100 ग्राम का गिरा देंगे, वो मुसलमानों को छोड़ देगा, हिंदुओं को मार देगा। ये बात कोई नहीं करता सर हमारे यहाँ। अच्छा, जनरल सिन्हा बैठे हैं, वो इस चीज से इत्तेफाक करेंगे कि हम दोनों बीइंग एटॉमिक नेशंस, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है,
जैसे भी आ गया हमारे पास, मतलब आप कह रहे थे चाइना से आया, ठीक है चाइना से आया, आप भी तो अमेरिका से पीसफुल पर्पसेस के लिए लेके आए थे और आपने धोखा देके इधर एटम बम बना लिया था। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम दोनों को ही बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है जब भी हम बात करें। और जहां तक बात रह गई जंग की, तो अगर हम सेम तरीके से चलते रहे तो जंग जो है वो एटॉमिक जंग कभी भी नहीं होगी। वैसे भी आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान को शायद इंडिया का कोई ख्याल नहीं है या कुछ नहीं, क्यों ना ख्याल हो, हमने 1000 साल इस तरफ के लोगों ने आपके ऊपर हुकूमत की है, तो हमारा ख्याल करना बनता है, इसलिए हम लोग हर वक्त आपका ख्याल करते हैं। और हुकूमत की है, हुकूमत की है, कैन यू इमेजिन, हुकूमत की है राजा फैसल साहब, मतलब आप औरंगजेब के वंशज हैं। नहीं किया, आप औरंगजेब के वंशज हैं। 1000 साल हुकूमत। आप कब कन्वर्ट हुए थे ये बताइए ना। आप हिंदू से मुसलमान में कब कन्वर्ट हुए थे? 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, बताइए। मेरे फोरफादर 17 सर बताइए ना, आप हिंदू से मुसलमान कब कन्वर्ट हुए थे? नहीं, आसमान से नहीं है, 17वीं सेंचुरी में हुए थे ना, तो 300 साल पहले आप भी हो गए थे ना, आप भी कन्वर्ट हुए थे ना, 300 साल पहले आप भी कन्वर्ट हुए थे ना राजा फैसल साहब। तो राज किसने किया ये छोड़ दीजिए दिमाग से। जो दीन है, जो कि मेरा फेथ है, वो मेरा पर्सनल मामला है ना। मैं तो आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की एक समझा रहा हूँ कि चीज रही है, कोई इनकार नहीं कर सकता। 1000 साल सर, इसीलिए डील कर रहे हैं कि ये जंग से मामला सॉल्व नहीं होगा। जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा, दीन इनका पर्सनल मामला है, लेकिन ये मानते हैं कि 17वीं सेंचुरी में इनका परिवार हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हो गया। देखिए दीपक साहब, मैं मानता हूँ ये सारे तैमूर लंग के ये हैं वंशज हैं कि क्या है जो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ये कि सारे के सारे लोग हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुए और आज अपने ये कहते हैं इनका दीन है। चलो इनका दीन है, रहने दीजिए। जो बात ये कर रहे थे जो न्यूक्लियर बोगी की, वो मैं राजा साहब को जरा बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है। भाई साहब, ये आपने जो ये कहा ना न्यूक्लियर स्टेट और न्यूक्लियर बोगी की बात करते हैं, ये आप न्यूक्लियर बोगी उस समय से कर रहे हैं कि हम भारत कुछ नहीं करेगा। अरे भैया छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूं आपके पार्लियामेंट के अंदर में जब हमारे वो हमारे एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल जब अभिनंदन साहब थे, तो क्या कहा कि इंडियन मिसाइल्स लगी हैं और आपके पैर कांप रहे थे। तो आपने ये कहा कि भैया इनको जल्दी छोड़ दो, इनको बड़े इज्जत के साथ वापस कर दो, नहीं तो भारत कर देगा। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई सामने आ गई। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मिलिट्री मैन ऑफ इंडिया नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व के अंदर में ये बात चली थी कि यदि एक दिन भी आप सुना सकता हूं सर, आपके ऊपर में निकाल के रखा हुआ है मैंने। देखिए जनरल सिन्हा, इसीलिए तो हम आपका ख्याल करते हैं। सुना तो वो स्टेटमेंट निकाल के रखा हुआ है मैंने। डीएस्केलेट करने की कोशिश करते हैं अपने इस तरह के जो इक़दामात हैं जिसमें कि हम आपको वापस देते हैं, तो हम सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास एटम बॉम्ब है। हम नहीं चाहते कि चीजें एस्केलेट हो, हम नहीं चाहते, इस वजह से करते हैं। और लेकिन आपकी तरफ से वो नाशुक्री और फिर ऐसी थैंकलेस, आप फिर शुक्रिया भी अदा नहीं करते, फिर आप वहां पे एजेंडा अपना लेके बैठ जाते हैं। तारिक साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? जनरल सिन्हा और राजा साहब रुक जाइए। इरशाद साहब जुड़े नहीं है मुझसे, माफ कीजिएगा। तारिक साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इनका कहना है 1000 साल राज किया हमने हिंदुस्तान पर, पाकिस्तान के लोगों ने 1000 साल हिंदुस्तान पर राज किया है। फैक्चुअली ये कितना गलत है, और ये मान रहे कि ये तैमूर लंग या औरंगजेब के वंशज हैं। ये देखिए, ये ऐसे लोग हैं कि जो एक जाहिल आया था जिसने लाहौर शहर को जला के, अब्दाली, जिसने दी ओनली कॉन्करर हु डिस्ट्रॉयड लाहौर इज अब्दाली। इन्होंने अपने मिसाइल का नाम, इनको उस जमीन से प्यार नहीं है। ये हिंदुस्तानियों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि इनकी आइडेंटिटी है उम्मत की। ये अपने आप को, ये दुनिया के वाहिद मुसलमान हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मलेशिया का जो ताहिर मोहम्मद थे, उनके फादर दादा पठान थे, कोई उनको मसला नहीं है अपनी आइडेंटिटी की। ईरानी जो हैं वो अपने नौरोज में खुश हैं, अरब अपनी जगह खुश हैं। ये वाहिद लोग हैं ट्रेजेडी पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान जिनको अपनी
जमीन से शर्मिंदगी है, अपनी बोली से है, अपनी माँ से शर्मिंदगी है। जिसको शर्मिंदगी थी वो भाग गया। अरे भैया चुप, जिसको ना शर्मिंदगी थी कभी वो भाग गया। जिंदगी में नहीं बोलते तुम। भाई एक सेकंड बड़े बेशर्म हो तारिक साहब। जो शर्मिंदा कर फिरता था वो भाग गया। अरे आपको जो इसको अपनी माँ समझते हैं इस धरती को, वो इधर ही बैठे हैं। अरे नहीं, वो इधर ही माँ नहीं समझते, तुम माँ नहीं समझते, तुम तुर्की को माँ समझते हो, तुम ईरान को माँ समझते हो, तुम हिंदुस्तान पे लानत भेजते हो और वहीं रहते हो, वहीं उसी पंजाब का खाना खाते हो। कौन लानत राम के बेटे कौन लानत भेजते? अरे भाई ये भाई चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो सवाल मुझसे जिसने किया था, चौरसिया साहब इनका मुंह बंद करें या मैं जवाब दे सकता हूँ। अरे आप करते हैं भाई, सिन्हा से इतने अच्छे से राजा साहब प्लीज, राजा साहब बार बार ऑडियो डाउन करना अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ तारिक फतेह साहब की आवाज, आप एक बार में पूरा जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, इनको क्योंकि जमीन से इनका ताल्लुक नहीं है, इनके जहनों में बिठा दिया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉम्बे का हो मोहम्मद अली जिन्ना, वो इनका गवर्नर जनरल, लियाकत अली खान हरियाणा का, वो इनका प्राइम मिनिस्टर। ये हिंदुस्तानियों ना पाकिस्तानियों को पता है कि जो पहला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का होना था, जो बंगाल का प्राइम मिनिस्टर था हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसको उस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी टू एंटर पाकिस्तान। दूसरा जो लॉ मिनिस्टर था वो भागा ऐसा कि उसको कलकत्ता जाके रेफ्यूजी स्टेटस लेना पड़ा। कराची के अंदर इन्होंने सिंधी जबान और गुजराती जबान पे पाबंदी लगवाई और अपने यूपी सीपी, ये पंजाबी लोग हैं, कह रहे हमारी क्या हैसियत, हमको तो उर्दू ठीक नहीं आती। इन्होंने पूरा यूपी बिहार सीपी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कराची कैपिटल बना के रख दिया, जबकि होना चाहिए था लाहौर या ढाका। इन सबको पता है ये, लेकिन सिंधी जबान पे इन्होंने पाबंदी लगाई, बलोचिस्तान पे कब्जा इन्होंने किया। पख्तूनों का ये हशर है कि जिन्ना के अपने पहले साल में फ्रंटियर ऑर्डिनेंस के तहत 750 खुदाई खिदमतगार को दरिया पे खड़ा करके बरबरा की जगह दे वर स्लॉटर्ड। मैं आपको कह रहा हूं कि इनके जहन में ह्यूमन लाइफ रोटी है। एक पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलना इनकी रोजी रोटी है। आप चुप नहीं, मुझे जवाब दे लेने दीजिए या जाइए आप किसी और टट्टू के गुलाम बनिए। इन्होंने पहले अंग्रेज की खिदमत की, फिर अमेरिका की सीटो सेंटो सबके ये मेंबर हैं, फिर इन्होंने शाह ईरान की खिदमत की, उसके बाद ये सऊदी अरेबिया के नौकर रहे, फिर अब चीन के हैं, और वहां जब से हर जगह से जूते पड़ गए हैं तो अब वापस ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता कि कोई मिल जाए। इनको तो यूएई ने धक्का देके बाहर निकाला है, इनको कुवैत से निकाला गया है, इनको यमन से निकाला गया, हर जगह से निकाला गया है। अब इनकी नेशनल परेड में आप सोचिए, तुर्की के एक ड्रामे का कैरेक्टर ने इनकी 23 मार्च की परेड की, जो बाय द वे भगत सिंह की शहादत का दिन था। इनको यह भी नहीं पता कि 23 मार्च किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इनका अपने शहर भगत सिंह जहां है, वहां भगत सिंह का नाम निशान है, ना लाला लजपत राय का है। ठीक है डॉक्टर साहब से रिएक्शन ले लेता हूं। अरे इन्होंने कहा कि हमें अपनी माँ का पता नहीं है। मुझे इनसे पूछ करके ये बताइए, डॉक्टर साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुसलमान है कि इनका बाप कब तक पिछलग्गू बनते रहेंगे किसी के, कभी अरेबिया के, कभी ईरान के, कभी यूएई के, अब चाइना के। पहले बोलते थे, मैं पहले जब पाकिस्तान जाता था लोग बोलते थे यहाँ 3 चीजों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, AAA। अब अल्लाह, आर्मी और चाइना की चलती है वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मानते हैं हम, अल्लाह AAC हो गया है, नाम से जीते हैं। अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के लिए बना था, अपने इस्लाम के प्रचार बनाया, इस्लाम के प्रचार करते हैं। बांग्लादेश में कोई अल्लाह के लोग नहीं थे, शुक्र अदा करते हैं। और जैसे ये एजेंट है, इनको ऐसे दीपक, वैसे मैं रॉ को दाद देते हैं, मैं बार-बार ढूंढ लिया था इनसे, इनकी वजह से उन्होंने बड़ी घटिया बातें की है पाकिस्तान के बारे में। क्या घटिया बात है? घटिया मुल्क है तो घटिया बात ये इनको जो अपनी बेटियों को चीन बेच रहा है वो घटिया नहीं है। आप ईसाई बच्चियों को बेच रहे हो तुम चाइना में ले जाके। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे चाइना के प्रिजन्स बना दिए आपने यहाँ, चाइना के जो कैदी हैं वो भाग गए, वो भाग गए हिंदुस्तान। क्या भागे? तुम्हारा इस लायक नहीं है, भाग गए वहाँ बैठे हुए करे।
अरे आपसे छोड़ो, तो दो शर्म आ रही है डिक्टेटर को बात हटाया करते हुए। हमने। मैं कभी अपने से जाने बड़े दो। के साथ बदतमीजी नहीं करता हूँ, लेकिन आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ इसलिए अरे कि आप आप गलत क्या, बात कर आपकी रहे हैं। जिंदगी बदतमीजी है। आपने हिंदुस्तान से बदतमीजी की है। आज आपने मेरी जुबान आपने गंदी की है, किस से क्योंकि बदतमीजी गंदा की आदमी है? मेरे सामने है, आपने मुझे जो जुबान पंजाब गंदी में करनी रेप पड़ेगी। किया है आपके हिंदू साथ और मैं सिख जिंदगी में कभी बच्चियों किसी से को, बदतमीजी नहीं करता हूँ। अपने अरे से बड़े की छोड़े, बड़ी आपकी इज्जत करता हूँ मैं, आपकी लेकिन आप जिंदगी इज्जत खुद के काबिल नहीं वो है। है आप बदतमीजी। इज्जत के काबिल इंसान अरे नहीं है, भाई, इसीलिए कितनी मुझ छोड़ के औरतों भागे हैं। को जना गद्दार किया गद्दार तुमने वतन, पार्टीशन में? गद्दार वतन, किसने गद्दार वतन। जना किया लाहौर को? आप गद्दार लाहौर शहर वतन का है। नाम क्या है? तुम्हें ये नहीं आप पता? अपना बताइए, आपका तारुफ बताइए, आप क्यों भागे राम पाकिस्तान से, के अपना बेटे, बताइए जरा। राम के बेटे, आप ये बताइए, कब का आपका शहर है बाप है लाहौर? कौन? मेरा बाप आप हिंदुस्तान मुझे, है। हाँ हिंदुस्तान है मेरा बाप। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है नहीं, आपको, शर्म नहीं तू आती रह के है। हिंदुस्तान शर्म हो में तो कह रहा डूब बाप मरो, कौन है चुल्लू भर तेरा? पानी लेके डूब मरो, एक अरे लोटे में जाओ डूब मरो, अरब बाथरूम वाले लोटे अरब में। के नौकरों, तुम्हारा शेख बुला रहे, शर्म फोन करो, देखो अपना, चेक करो। शर्म करो, गुलामी शेख कर रहे हो ने फोन हिंदुस्तान किया। की। पाकि ठीक है, मैं यही रुकता हूँ, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रहा है। राजा के पास चलता हूँ और कंक्लूडिंग कमेंट जनरल सिन्हा के। राजा साहब क्या कहेंगे इस पूरी डिबेट पे? आप मानते हैं कि आप भी किसी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में कन्वर्ट हुए थे, तो असल में आप भी हिंदू ना? अपनी माओ को मानते ही देखिए, नहीं है। किसी ने अगर 2 शादियां की थी या 3 शादियां की थी, ये उसका पर्सनल मामला था, ये उसकी अपनी सारी की सारी जो जरूरियात थी उसने कर ली। अगर मुझे इस बारे में कोई नहीं पता कि दूसरी थी या तीसरी थी, और ना ही उस जमाने में अगर कोई रिवाज होगा तो होगा, वो आपकी तरफ भी होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये बार बार ये कर रहे थे कि ये उधर बेटियां भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, और शादियां हुई थी कुछ, उसके ऊपर मैंने खुद बजाते खुद सबसे पहले मैंने एसोसिएटेड प्रेस से भी 6 महीने पहले मैंने स्टोरी की थी, जाके पढ़ लीजिए ट्रिब्यून पे। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि उसमें शादी हो रही है, आपने कभी अपनी बैटियां बिना इस्लाम वालों के साथ शादी हो जाती है क्या? देखी है? अरे आपकी शरीयत कहता है कि बिना इस्लाम वाले चाइनीज से शादी कर लो, बताओ ना आप। क्रिश्चियन लड़के, आपका शरीयत कहता है बिना इस्लाम वाले चाइनीज से शादी कर लो, बिना इस्लाम वाले चाइनीज से शादी कर लो, या चाइनीज को आप इस्लाम दिखा रहे हैं, दिलवा रहे हैं? भाई वो स्टोरी पढ़ ली, दीपक स्टोरी पढ़ लीजिएगा, वैसी टाइम जाया करेंगे आप। स्टोरी पढ़ लीजिएगा, उसको आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे शादियां, कौन से चर्च में शादियां, सब कुछ है। चलिए, मैं जनरल कंक्लूडिंग कमेंट के लिए चल रहा है जनरल सिन्हा। ये इन्होंने अब रोटी बेटी का रिश्ता बना लिया है। हमारे यहाँ एक फेमस है ना, रोटी बेटी का रिश्ता इन्होंने चीन से कायम कर लिया है। फक्र की बात है। देखिए आप रोटी का तो रिश्ता नहीं किया है, बेटियों का रिश्ता किया है, क्योंकि रोटियां तो इनकी छीन ली गई। जिस तरह से चाइना ने पूरा का पूरा इनको इनके डेट ट्रैप में डाला है। हाँ, बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। आपको सुने डॉक्टर साहब, मिडिल ईस्ट में प्लीज सुन ले मेरी बात। बिक के जाती हैं आपके भारत से, मेरे भाई, आपके भारत से रोटी का रिश्ता तो नहीं रहा, मैं रोटी तो छीन लिया पाकिस्तान ने। मैं सारी सुन ले, डिटेल्स बेटी का आज तक हुए। सुनो मेरे भाई, वहां पे तो 10-10, 11-11 साल की। अरे सुन ले मेरे भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क मेरा है। शरीया में है, देखिए फतेह साहब सुने खेती करो। फतेह साहब, एक दिन के लिए आपका कंक्लूडिंग रिमार्क रखते हैं, मुझे यही रुकना होगा, मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है। लेकिन इस बहस से एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आई है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग भारत के साथ उनके मन में कोई कि अपनी मिट्टी है या ये कभी अपना वतन हुआ करता था, ये चीज़ नहीं देखने को मिली। लेकिन पैसों के लिए और पावर के लिए वो किसी के भी पिछलग्गू बनने के तैयार हैं दीन के आधार पर। चलते चलते मैं बता दूं देश के सवाल का आज के जवाब कितने हैं, कितने % में लोग बोल रहे हैं कि भारत को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ। 98% लोग बोलते हैं भारत को इजराइल की तरह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना चाहिए। 98%। फिलहाल एक ब्रेक।